कि मेरा पुनर्जन्म रीबॉर्न हुआ है। बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ की तरह वो मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स करने के लिए 5 बिलियन ऑफर कर रही है, लेकिन मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह मुश्किल खड़ी नहीं करने वाला। इसके बजाय मैंने सीधे चेक लिया और जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में सिया किंग उस गरीब स्टूडेंट के साथ भागना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ने के लिए बार बार मोटी रकम ऑफर की, लेकिन मैंने जिद में मना कर दिया और उसे सिर्फ एक सेंटेंस के साथ रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा था एक पूरी लाइफ 1 मिनट या 1 सेकंड भी कम नहीं। इस वजह से 23 साल की उम्र में शियाई चियांग को टूटे हुए दिल के साथ मजबूरी में जाना पड़ा। अपनी पीठ फेरकर वो एक फॉरेन कंट्री चला गया। अनपेक्षित रूप से अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। सिया किंग ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। अपने मूनलाइट का बदला लेने के लिए उसने फांग फैमिली के सारे कॉर्पोरेशंस बर्बाद कर दिए। मेरे पेरेंट्स को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया और मुझे 1 साल तक टॉर्चर किया गया। मेरी लाइफ भी खत्म हो गई। भारी बर्फ ने मेरी बॉडी को दफन कर दिया। मरने से पहले मैंने शियाई चियांग को देखा, जो मौत के मुंह से वापस आ गया था। वो रोते हुए सिया की बाहों में दौड़ा चला आया। किंग, मैं मरा नहीं हूँ। वो प्लेन समंदर में क्रैश हो गया था। मुझे किसी ने बचा लिया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसी समय मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। फांग युआन, सिया और शियाई चियांग इस वर्ल्ड के फेटेड मेल और फीमेल लीड हैं। तुम बस एक विलन वाले सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हो जो प्लॉट को आगे बढ़ाने के काम आते हो। तुम उन चीजों को फोर्स नहीं कर सकते और न ही उनके हकदार हो जो तुम्हारी नहीं है। अब तुम्हारी स्टोरी लाइन अपने फाइनल स्टेज में है। काउंटडाउन 10। ऐसा लगा जैसे बार में सिर्फ 10 सेकंड बीते थे, लेकिन महसूस एक पूरी लाइफ की तरह हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। उस मोमेंट पर सिया किंग की स्पेशल असिस्टेंट मेरे बगल में खड़ी थी और मेरे सामने एक बैंक कार्ड बढ़ा रही थी। मिस्टर फोंग, मैं तीसरी बार मिस सिया की तरफ से स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बातचीत करने आई हूँ। इस बार सिया किंग पूरे 5 बिलियन ऑफर कर रही हैं। स्पेशल असिस्टेंट ने अपनी लाइंस खत्म की। उसने मेरा सोच में डूबा हुआ चेहरा देखा और उसे लगा कि मैं फिर से मना कर दूंगा, तो वो अपना सामान पैक करने के लिए झुकी और जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैं एग्री करता हूँ। स्पेशल असिस्टेंट की आंखें फटी रह गईं, उसकी नजरों में हैरानी थी। मैंने डिसिप्लिन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, बैंक कार्ड लिया और अपनी जेब में रख लिया। स्पेशल असिस्टेंट को विदा करने के बाद मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें अब्रॉड में परमानेंट रेजिडेंसी अरेंज करने और हमारी सारी एसेट्स ट्रांसफर करने को कहा। मैं उन्हें लेकर यहाँ से चले जाना चाहता हूँ ताकि इस जगह फिर कभी वापस ना आऊं। मेरे पेरेंट्स दंग रह गए। मैंने बहाना बनाया कि कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा था। उसमें कहा गया कि अगर हम इस देश में रहे तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वो दोनों मुझे समझा नहीं पाए, तो आखिर में उन्हें मानना पड़ा। फोन काटने के बाद जैसे ही मैंने अपने आंसू पोंछे, सिया किंग जो काफी समय से बाहर थी, दरवाजा धकेलकर अंदर आई। मेरी रोती हुई आंखें देखकर उसके एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि मैंने साइन नहीं किया है। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मेरी गलती है। 5 बिलियन काफी कॉम्पेंसेशन है। उसने मुझसे पूछा कि मैं और किस बात से डिससैटिस्फाइड हूँ। मैं थोड़ा दंग रह गया। तब मुझे एहसास हुआ कि स्पेशल असिस्टेंट ने अभी तक सिया किंग को नहीं बताया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मान गया हूँ। जैसे ही मैं समझाने वाला था, सिया किंग ने मुझे मौका नहीं दिया और माथे पर बल लाते हुए मुझे खींचकर दरवाजे से बाहर ले गई। कार तेजी से दौड़ी और हॉस्पिटल के बाहर रुकी। मुझे खींचकर इमरजेंसी रूम ले जाया गया, जहां मैंने डॉक्टर को कहते सुना, मिस्टर शिया का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मुझे तब याद आया कि मेरी पिछली लाइफ में शियाई चियांग का वाकई एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी किडनी फट गई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। उस दौरान सिया किंग एक बार भी वापस नहीं आई थी, इसलिए जाहिर है मुझे ये बहुत क्लियरली याद था। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? सिया किंग मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैं अचानक कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि वो चाहती है कि मैं शियाई चियांग को किडनी डोनेट करूं? सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम डोनेट नहीं कर रहे हो। मैं कर रही हूँ। तुम डोनेट कर रही हो? मैं बहुत सरप्राइज्ड था। सिया किंग ने ऑपरेटिंग रूम में उस कमजोर आदमी की तरफ देखा। एक कार एक्सीडेंट में शियाई चियांग की किडनी फट गई और सिर्फ मेरे टेस्ट रिजल्ट्स ही मैच हुए हैं। भले ही मैंने जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये सुनकर कि सिया किंग शियाई चियांग के लिए इस हद तक जाएगी, मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तुम मेरी नजरों के सामने यहीं रहोगे और इस क्रिटिकल मोमेंट पर शियाई चियांग को नुकसान पहुँचाने जैसा कुछ नहीं करोगे। बोलने के बाद सिया ने बॉडीगार्ड से मुझे पकड़वा लिया, अपने कपड़े बदले और अकेले ऑपरेटिंग रूम में चली गई। रेड लाइट जल गई, सर्जरी शुरू हुई। मैं सुन्न होकर कुर्सी पर बैठ गया। हर धड़कन के साथ मेरा दिल दुख रहा था।
कुछ नर्सेज वहां से एक टीवी ड्रामा के बारे में बात करते हुए गुजरी। ये सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर कितना एनोइंग है। आखिर में उसे बैंकक्रप्ट और पागल हो जाना चाहिए। क्या उसे नहीं पता कि मेल और फीमेल लीड साथ रहने के लिए ही बने हैं? मैंने चुपचाप सुना। मेरे होठों पर एक फीकी मुस्कान थी, एक कड़वी और अकेली मुस्कान। सही बात है, मेल और फीमेल लीड्स का साथ होना ही किस्मत है। इसलिए इस लाइफ में मुझ जैसा विलन वाला सपोर्टिंग कैरेक्टर अब उनके साथ नहीं खेलेगा। सर्जरी सक्सेसफुल रही। ऑपरेटिंग रूम की लाइट बंद होते देख मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मिस सिया ने कहा है, जब तक वो होश में ना आ जाए आप एक कदम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे। मुझे मजबूरन बैठकर इंतजार करना पड़ा। टाइम बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। अचानक मेरे पेट में तेज ऐंठन होने लगी। मेरा चेहरा दर्द से बिगड़ गया और पसीने की बूंदें टपकने लगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या आप मुझे गैस्ट्रोनोराइटिस की कोई दवा या एक कप गर्म पानी दे सकते हैं? बॉडीगार्ड एक्सप्रेशनलेस था, उसका एटीट्यूड सख्त था। नहीं मिस्टर फांग, आपके साथ चाहे जो भी हो हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मिस सिया का ऑर्डर है। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा, सिर्फ अपने होंठ चबाकर दर्द बर्दाश्त कर पा रहा था। जब मेरा होश आ जा रहा था मैंने ठंडी फर्श को महसूस किया। मिस सिया जाग गई हैं। मिस्टर फांग, अब आप जाकर उनसे जाने की परमिशन मांग सकते हैं। मेरी पूरी बॉडी थक चुकी थी। मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और मुझसे चिपक रहे थे। शरीर में एक ठंडक फैल रही थी। मैंने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटते हुए पेशेंट के कमरे तक ले गया। मुझे तुरंत शियाई चियांग की सॉफ्ट आवाज सुनाई दी। किंग, तुम इतनी कमजोर और बीमार क्यों लग रही हो? ओह, सही कहा। क्या तुम्हें वो दयालु इंसान मिल गया जिसने मुझे किडनी डोनेट की है? मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, वरना शायद मैं कभी होश में नहीं आता। सिया किंग का हाथ जिसने चम्मच पकड़ा था एक पल के लिए रुका और फिर जल्दी से नॉर्मल हो गया। कुछ नहीं, बस जब तुम ऑपरेटिंग रूम में जिंदगी और मौत के बीच थे मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। किडनी डोनर की डेथ हो गई है। मैं तुम्हारी तरफ से उनकी फैमिली को थैंक यू कह दूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। शियाई चियांग बहुत इमोशनल हो गया और वो सीधा शियाई चियांग की बाहों में गिर गया। शायद उसने सिया किंग के जख्म पर दबाव डाल दिया था, क्योंकि दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की और उसे दलिया पॉरेज खिलाना जारी रखा। ओह, सही कहा। क्या बॉडीगार्ड ने अभी नहीं कहा था कि फांग युआन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है? क्या वो दर्द से बेहोश हो गया? क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगी? जैसे ही उसने मेरा नाम सुना सिया किंग के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। यह पक्का सिंपैथी पाने के लिए बीमार होने का नाटक करने की उसकी कोई ट्रिक है। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कमरे में मौजूद लोगों को नहीं पता था कि मैं बाहर ही हूँ। शियाई चियांग ने दलिया के कुछ चम्मच खाए और उसे और नहीं चाहिए था। ये दलिया अच्छा नहीं है, ये बहुत फीका है। मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटी के गेट पर एक दलिया की दुकान थी। मैं वहाँ हर सुबह खाता था। उसे खाए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे उसकी थोड़ी याद आ रही है। शियाई चियांग के चेहरे पर वो यादों वाला लुक देखकर सिया किंग ने तुरंत कटोरा नीचे रखा, खड़ी हुई और कार की चाबियां उठा ली। वो तुम्हारे लिए खरीद लाएगा, जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए किसी और को भेज दो। सिया किंग ने अपना सिर हिलाया, शियाई चियांग को लेटने में मदद की और उसे कंबल ओढ़ा दिया। जब तक ये तुमसे जुड़ा है, वो जगहें जहां तुम गए हो, वो खाना जो तुमने खाया है, वो नज़ारे जो तुमने देखे हैं, मैं वो सब खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ। सिया किंग ने दरवाजा खोला, मुझे देखा और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई, फिर से ठंडी पड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से शियाई चियांग के लिए चीजें मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हो? सिया किंग के एक्सप्रेशन देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने एक हल्की सांस ली। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब से मैं शियाई चियांग के लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। तुम पूरी तरह से बेफिक्र रह सकती हो। सिया किंग को हमेशा मेरी बातों पर शक रहता था और इस बार भी कोई अपवाद एक्सेप्शन नहीं था। तुम चाहते हो कि मैं बेफिक्र रहूं, तो चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म करते हैं और मुझे फ्री कर दो। ये कहकर सिया किंग मुड़ी और चली गई। उसने मेरी बुदबुदाहट नहीं सुनी। सिया, मैंने तुम्हें पहले ही पूरी तरह फ्री कर दिया है। जब मैं घर पहुंचा मैंने एक सिंपल खाना खाया और फिर घर की सफाई शुरू कर दी। ज्यादातर चीजें मेरी थीं। सिया की बस कुछ ही चीजें थीं। वो विंड ब्रेकर जो मैंने उसके लिए खरीदा था, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, एक पानी का कप, एक टूथब्रश। मैंने एक भी चीज नहीं रखी। साथ ही हमारी वो कैंडिड फोटोज, हमारी जवानी के लव लेटर्स और बाकी फुटकर सामान भी फेंक दिया। विला साफ हो गया था। उस दिन सिया वापस आई और जैसे ही वो अंदर आई उसने नोटिस किया कि कुछ अजीब था। उसने चारों ओर देखा। मेरी चीजें कहाँ हैं? फेंक दी। मैं बहुत ईमानदार था। सिया ने मेरी तरफ बेरुखी से देखा। उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गईं।
मैं बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर गई थी और तुम फिर से बचकानी हरकतें कर रहे हो। जो चीजें मैंने फेंकी वो सब मैंने ही खरीदी थी। मैंने तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाया। वैसे भी तुम उन्हें शायद ही कभी यूज करती हो, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। सिया को लगा कि मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की शिकायत कर रहा हूँ। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका टोन और भी ठंडा हो गया। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानना चाहती और मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ नहीं रहना चाहती। इसके बारे में ध्यान से सोचो और इसे साइन कर दो। क्या स्पेशल असिस्टेंट ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? पिछली बार मैंने इससे पहले कि मैं अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, शियाई चियांग अंदर आ गया। मिस्टर फांग, सिया पूरे समय हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रख रही थी, इसीलिए वो वापस नहीं आ पाई। अगर आप नाराज हैं तो बस मुझे ब्लेम कीजिए। सिया ने जल्दी से शियाई को सहारा दिया। शियाई, उसके और मेरे बीच सिर्फ बेनिफिट्स का एक्सचेंज था। कोई असली फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। सही बात है। सिया की नजरों में हमारे बीच सिर्फ पैसा और फायदा है, इसीलिए उसने छोड़ने के लिए बार बार कीमत बढ़ाई। असली फीलिंग्स देने वाला सिर्फ मैं ही था। मैंने उस प्यार भरी नजर को देखा जो सिया ने शियाई चियांग की तरफ डाली थी और अचानक अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शियाई चियांग कॉफी लेकर अंदर आया। मिस्टर फोंग, सिया मीटिंग में है। मैंने कुछ कॉफी बनाई है और आपके लिए भी तैयार की है। मैं आपसे थोड़ी बात भी करना चाहता था। मेरी पिछली लाइफ में मैंने रूखेपन से मना कर दिया था और शियाई को बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब जब मैंने जाने का फैसला कर लिया था, शियाई का सामना करते हुए मेरा एटीट्यूड शांत था। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? शियाई चियांग ने नर्वस होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में दुख भरा था। मुझे पता है कि आप और सिया बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, लेकिन फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता। आप उसे अपने पास बांधने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो टॉर्चर महसूस करती है और आपको वो प्यार नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आखिर में आप दोनों को सिर्फ चोट ही पहुंचती है। क्या यही वो रिजल्ट है जो आप देखना चाहते हैं? मेरी नजरें उलझ गईं। मैंने शियाई को देखा और एक खामोश हंसी हंसी। तुम्हें मुझसे ये बातें कहने का क्या हक है? मैं भी बस उतना ही गहरा प्यार करता हूँ जितना आप। मैं उसे टॉर्चर होते हुए नहीं देखना चाहता। वो आपको पसंद नहीं करती। आपका होना उसे उसके सबसे दर्दनाक सालों की याद दिलाता है। वो आपके पिंजरे से भागना चाहती है और उस डार्क पास्ट से भी भागना चाहती है। वो बहुत प्राउड है, कभी दूसरों को अपने जख्म नहीं देखने देती, फिर भी अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भागने में असमर्थ है। इसीलिए जब वो आपका सामना करती है तो उसका मूड बहुत खराब, ग्लूमी हो जाता है। मैं दंग रह गया। पहली बार मुझे समझ आया कि सिया इतनी बुरी तरह क्यों भागना चाहती थी। मुझे लगा था कि मुश्किलों को साथ झेलना प्यार के लिए उपजाऊ जमीन है। सिया के लिए ये एक डरावना सपना था। और फिर भी सिया ने शियाई चियांग को अपना सबसे कमजोर साइड दिखाया, अपने दिल के सबसे गहरे राज बताए। लेकिन मैं कभी सिया की दुनिया में कदम नहीं रख पाया था। इस एहसास ने मेरे दिल की कड़वाहट को बढ़ा दिया और वो लगाव जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा था, तुरंत राख में बदल गए। मैं शियाई के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन मैं अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैं वहां से जाना चाहता था। शियाई चियांग को लगा कि मैं बात करने से मना कर रहा हूँ और वो मुझे रोकने के लिए जल्दी से मेरे पीछे आया। मिस्टर फोंग, मैं बस आपको बताना चाहता था। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता, शियाई अपनी घबराहट में दीवार के पास वाली शेल्फ से टकरा गया और कई फूलदान वाजेज मुझ पर गिर गए। मैं कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। दर्द इतना तेज था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। शियाई डर गया था। वो अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि तभी उस डॉग ने उसे डराकर पीछे धकेल दिया, जो अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दौड़ा था, जिससे वो बार बार लड़खड़ाया। बचपन में उसे एक कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए इस बड़े गोल्डन रिट्रीवर को देखकर वो रिफ्लेक्स में मुड़ा और भागा। डॉग उसके पीछे पड़ा था। शियाई चियांग का टखना एंकल मुड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी चीख पूरे विला में गूंज उठी। सिया ने शोर सुना और बाहर दौड़कर आई, और ये सीन देखकर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वो नीचे भागी और उसने शियाई को गले लगा लिया। उसके माथे पर खून वाला जख्म देखकर उसका दिल टूट गया। उसने अपनी लाल आंखों से सीढ़ियों पर खड़े डॉग को घूरा। उसका गुस्सा भड़क रहा था। मैंने वो दर्दनाक चीख सुनी और दर्द को दबाते हुए मैं ये देखने के लिए रेंग कर ऊपर आया कि क्या हुआ था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने सिया किंग की बेकाबू चिल्लाहट सुनी। शियाई चियांग की अभी सर्जरी हुई है। उसका शरीर कमजोर है और वो कुत्तों से इतना डरता है। तुमने अपने कुत्ते को लोगों को काटने के लिए बाहर क्यों छोड़ा? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। मैं बहुत दर्द में था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सिर्फ कमजोरी से फुसफुसा सका। पहले वो फूलदान से टकराया था। आर ने उसका पीछा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि मुझे चोट लगी है। तुम्हें पता है, आर आमतौर पर बहुत शांत रहता है। वो अजनबियों से बहुत डरता है।
उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मेरे लिए परेशान था। बस करो, मैं अब और ये बेमतलब के बहाने नहीं सुनना चाहती। अगर तुम अपने कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हारी वजह से शियाई चियांग को इतनी सीरियस चोट लगी है तो इसे मार डालो ताकि ये दोबारा कोई मुसीबत खड़ी न करे। सिया किंग ने मेरी एक बात नहीं सुनी और सीधे बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। उन लंबे चौड़े आदमियों को आर की तरफ बढ़ते देख आर तुरंत अलर्ट हो गया। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं उसे बचाने के लिए गले लगाना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया और कुत्ते को पकड़ने चले गए। आर ने ये देखा, वो पागल सा हो गया और उन पर झपटा। बॉडीगार्ड ने उसे इलेक्ट्रिक बैटन से मारा। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने के लिए पागलों की तरह भौंक रहा था। बॉडीगार्ड ने उसकी टांग पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। उसने बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे छोड़ दिया और आर दूसरी मंजिल की गैलरी से सीधे पहली मंजिल के मार्बल फ्लोर पर जा गिरा। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उसे गले लगाने भागा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसने आखिरी बार अपना चेहरा मेरे हाथ से रगड़ा और अपनी आंखें मूंद ली। उस मोमेंट पर मेरा दिल टूटकर बिखर गया। मैंने उसकी ठंडी बॉडी को गले लगाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने सिया की तरफ देखा। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे करो। तुम इतनी क्रूअल क्यों हो? क्या तुम्हें उसे मौत के घाट उतारना ही था? उसने साफ तौर पर कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन सिया किंग का दिल सिर्फ बेहोश शियाई चियांग के लिए धड़क रहा था। उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा। वो गलत नहीं है क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे लिए जान दे दी तो तुम सजा से बच जाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं शियाई चियांग की तकलीफ को बेकार नहीं जाने दूंगी। बोलने के बाद सिया ने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और कुछ ऑर्डर्स दिए। एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी और वो शियाई को लेकर चली गई। आर की टूटी हुई टांग मेरी हथेली में झूल रही थी। सिया को जाते हुए देखकर मैं तब तक रोया जब तक मेरी आवाज नहीं बैठ गई। सिया किंग, उस साल जब लेनदारों क्रेडिटर्स ने तुम्हें एक गली में घेर लिया था, तब आर ने ही तुम्हें बचाने के लिए उन लोगों की मार और टॉर्चर सहा था। उसकी एक टांग टूट गई थी, इसीलिए वो अजनबियों से इतना डरने लगा था। जब तुम सबसे ज्यादा अकेली और बेबस थी, वो तुम्हें इतना पसंद करता था। वो दिन रात तुम्हारे पास पहरा देता था, तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ कितनी लंबी रातें गुजारी और हर दिन तुम्हारे घर आने का इंतजार करता था। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? जवाब में मुझे सिर्फ बॉडीगार्ड की ठंडी आवाज सुनाई दी। मिस्टर फांग, मिसेज सिया ने कहा है कि आपने अपने कुत्ते से किसी को कटवाया है, इसलिए आपको अपनी हरकतों पर पछतावे के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम में ले जाया जाएगा। बोलने के बाद 3 आदमी मुझे घसीटते हुए ले गए और कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। मैंने आर की बॉडी को कसकर पकड़ रखा था। मेरी खून जैसी लाल आंखें खाली और सुन्न थी। ठंड ऐसे अंदर घुस रही थी जैसे मेरी हड्डियों तक पहुंच रही हो। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं पूरा का पूरा कांप रहा था। मेरे शरीर पर ओस जमकर पाला फ्रॉस्ट बन रही थी। मेरी स्किन बर्फ की तरह सफेद पड़ गई थी। टाइम धीरे धीरे बीतता गया। मेरे दिल की धड़कन धीमी हो गई और आखिरकार मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। जब मैं जागा तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर आईवी ड्रिप एडजस्ट कर रहे थे। उनका टोन सीरियस था। आपने खुद को कोल्ड स्टोरेज में क्यों बंद कर लिया था? अगर आप 2 मिनट और बाद मिलते तो आप जमकर मर चुके होते। जमकर मरना शब्द सुनकर वो हड्डियों को कपा देने वाली ठंड फिर से याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो मेरे शरीर से कभी गई ही नहीं थी। मुझे मेरी पिछली लाइफ याद आई। सिया किंग की कार से टकराने और मेरे ऑर्गन्स कुचले जाने के बाद मुझे बर्फ में जिंदा दफन कर दिया गया था और मैं जमकर मर गया था। अब दोबारा शुरू करने पर भी मैं लगभग उसी तरह मरने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक मैं सिया से प्यार करता रहूंगा या उसके करीब रहूंगा, मैं मौत के एकदम करीब रहूंगा और खुद के साथ साथ उन सबको भी नीचे खींच लूंगा जिनकी मैं परवाह करता हूं? पिछली लाइफ में मेरे पेरेंट्स का मुझे बचाने के चक्कर में पहाड़ी से गिरना और अब आर का मेरी आंखों के सामने मर जाना याद करके मेरा दिल फिर से दुख उठा। मेरी इंडेक्स फिंगर मेरी हथेली में इतनी गहरी गड़ गई कि खून निकल आया। जब मैं इस दुख में था तभी मेरे पेरेंट्स का फोन आया। फांग युआन, मैंने और तुम्हारे डैड ने देश की सारी एसेट्स अब्रॉड ट्रांसफर कर दी हैं। इमिग्रेशन पेपर्स भी जमा कर दिए गए हैं। अगले हफ्ते तक वो अप्रूव हो जाने चाहिए। हमें जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम बाहर सेटल होना चाहते हो? वो सिया किंग, क्या तुम उसे बहुत पसंद नहीं करते? मैंने अपने ऊपर की सफेद दीवार को खाली नजरों से देखा। मेरी आवाज ठहरे हुए पानी की तरह थी जिसमें एक भी लहर नहीं थी। इस लाइफ में मैं सिया किंग को फिर कभी पसंद नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सिया किंग ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। उसने मुझे एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा।
जैसे ही मिड एयर में हमारी नजरें मिली, मैं ऐसे पीछे हटा जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। इतने सालों की जान पहचान में सिया की नजर में मैं एक थके हुए लट्टू स्पिनिंग टॉप की तरह था, जो 24 घंटे उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। मैंने बेशर्मी से बार बार उससे कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार भरी नजरों से देखता था। इससे उसे सख्त नफरत थी, इसलिए वो पागलों की तरह मुझे दूर भगाना चाहती थी। यहाँ तक कि वो चाहती थी कि मेरा ये जुनून किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन जब मैंने वाकई कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता और वाकई उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो वो उतनी खुश नहीं थी जितना उसने इमेजिन किया था। इसके उलट वो थोड़ी परेशान, वेक्स्ड महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, न ही वो इसे मेरे सामने दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपना वही ठंडा और बेरुखा बर्ताव बनाए रखा। तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर तुमने शियाई चियांग को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए बीमार होने का नाटक क्यों करते रहते हो? तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सीरियस चोटें आई हैं, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी मेरे लिए ये ड्रामा करने की एनर्जी है। सिया किंग के मजाक उड़ाने वाले सवालों के सामने मैंने अपनी नजरें झुका ली। मेरी भारी आवाज में अंतहीन थकान थी। मैंने जो भी कहा वो सच था। ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और ये भी सच है कि मैं बीमार हूँ। और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट की जिसका तुम सपना देख रही हो, मैंने उसे पहले ही साइन कर दिया है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, फांग फैमिली का बटलर अंदर आया। यंग मास्टर, वेडिंग ड्रेस के वो डिजाइन जो आपने पिछले महीने सिया के लिए बनाने को कहे थे, वो तैयार हैं। प्लीज देख लीजिए कि क्या उनमें कोई चेंज करने की जरूरत है। सिया किंग को इतना गुस्सा आया कि वो हंस पड़ी। उसने डिजाइन का वो मोटा बंडल लिया और बटलर की हैरान नजरों के सामने ही मेरे सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो मुड़ी और सिर्फ एक सेंटेंस छोड़कर चली गई। अगर तुम्हें नहीं पता कि सच क्या होता है, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये वेडिंग ड्रेसेस मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं है। एक तेज आवाज स्लैम के साथ दरवाजा बंद हो गया। बटलर ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर, मैं बीमार हूँ। मैं डिजाइनर से अभी दूसरा सेट भेजने को कहता हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और बटलर को वापस बुलाया। इसकी जरूरत नहीं है। वो सारे सरप्राइज और गिफ्ट्स जो मैंने पहले सिया के लिए तैयार किए थे, उन सबको कैंसिल कर दो। अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं उसकी दुनिया से गायब होने ही वाला हूँ। मुझे बस आखिरी एक हफ्ता और बर्दाश्त करना है। उस दोपहर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं विन विन डॉग को श्मशान क्रिमेटोरियम ले गया। वो बड़ा कुत्ता जो हमेशा मेरे साथ रहता था, मेरा कहना मानता था, अब बस एक राख का कलश अर्न था। मैं उस कलश को घर ले आया। सोफे पर उसके छोड़े हुए खिलौनों को देखकर काफी देर तक सुन्न होकर घूरता रहा। अनगिनत यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। कभी वो विन विन था जो खुशी खुशी मेरे लिए वो गिफ्ट्स ढूंढ कर लाता था जो सिया ने फेंक दिए होते थे। कभी वो विन विन था जो पूरी रात मेरे साथ खड़ा रहता था जब मैं शियाई चियांग की वजह से दुखी होता था। और कभी वो मेरी पिछली लाइफ वाला विन विन था जो 15 साल की उम्र तक जिया और बड़ी शांति से मरा था। उसकी आंखें कितनी सुकून में थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू चुपचाप मेरे गालों से फिसलकर फर्श पर गिर गए। लेकिन इस बार विन विन कभी दोबारा आज्ञाकारी बनकर मेरी बाहों में नहीं सिमटेगा और मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे हाथ से अपना सिर नहीं रगड़ेगा। कुछ दिनों बाद हमारे सर्कल के 2 दोस्तों की शादी थी। मुझे इनविटेशन मिला। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और पार्टी में जाने के लिए थोड़ा तैयार हुआ। मेरे दोस्तों ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वो मुझे सांत्वना देने आए। फांग युआन सिया किंग आजकल शियाई चियांग को उसके पेरेंट्स की कब्रों पर ले जा रही है और यहाँ तक कि उसके साथ उसके गांव भी गई है उसके गरीब पेरेंट्स से मिलने। पक्का उस प्रिटी बॉय ने उस पर कोई जादू कर दिया है। इसलिए तुम फिक्र मत करो और दुखी मत हो। तुम्हारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है। वो उससे शादी कभी नहीं करेगी। आखिर है तो वो एक कंट्री बम्पकिन, गंवार ही, एक बेहद गरीब प्रिटी बॉय जो सोशल लैडर चढ़ना चाहता है। वो तुमसे किसी भी तरह बेहतर कैसे है? सिया किंग को बस कुछ नया ट्राई करने की टेम्पररी क्रेविंग हुई है। आखिरकार सिया किंग को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान थे। मुझे पता था कि मेरे दोस्त मेरी तरफ से स्टैंड ले रहे थे, लेकिन इस लाइफ में मुझे समझ आ गया था कि शियाई चियांग के लिए सिया किंग का प्यार अटूट था, जैसे कांसे और लोहे की दीवार। मैं अब इस दीवार से अपना सिर नहीं टकराना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त मुसीबत झेलें। सिया किंग के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब से वो जिसे चाहे पसंद करे, जिससे चाहे शादी करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग भी शियाई चियांग के बारे में बात करना बंद करो। वो सिया किंग का फेडेड मेल लीड है। इसे कोई नहीं बदल सकता। मैंने बहुत सीरियस होकर अपने दोस्तों को अपनी करंट सोच बताई। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। सब फटी आंखों से देख रहे थे। तुमने उसे लगभग 20 साल तक पसंद किया है। क्या तुम वाकई इसे छोड़ने वाले हो? शियाई चियांग जैसे किसी इंसान से हारना, क्या तुम वाकई ये एक्सेप्ट कर लोगे? शियाई चियांग बहुत अच्छा है।
वो तुम में से किसी से भी 1000 गुना बेहतर है। वो सिंसियर है, दयालु है, खुशमिजाज है, जिंदादिल है, बहादुर है और रेजिलिएंट है। वो इकलौता मर्द है जिसे मैंने कभी पसंद किया है और अपनी बाकी लाइफ में उसे गहराई से प्यार करूंगी। इसके उलट तुम जैसे लोग जो उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, गटर के चूहों की तरह हैं, घिनौने। पीछे से सिया की बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। आवाज सुनकर मैं मुड़ा और देखा कि उसने धीरे से शियाई चियांग को अपनी बाहों में थाम रखा था, जिसकी आंखें लाल थीं। फिर उसने एक फोन कॉल किया। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करो। गू फैमिली, शेन फैमिली, फोंग फैमिली और शांग फैमिली के साथ सारे प्रोजेक्ट कोलैबोरेशंस खत्म कर दो। ये सुनकर सबके एक्सप्रेशन बदल गए। सब उसे हैरानी से देखने लगे। हमने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक शियाई चियांग के लिए इतने सारे बिजनेस कोलैबोरेशंस को रिजेक्ट करना, क्या वाकई इसके लिए इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत है? सिया ने नफरत भरी आंखों से ऊपर देखा। उसका टोन बहुत ज्यादा ठंडा था। हाँ, शियाई चियांग मेरी बॉटम लाइन है। जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी और आखिर में मुझ पर आकर टिकीं, जो पूरी तरह धमकी से भरी थीं। मुझे पता था कि वो बस मुझे वार्निंग देने के लिए इनका उदाहरण दे रही है। मैंने अपने दांत भींचे, अपने दोस्तों की तरफ से बोलना चाहता था, क्या तुम्हें वाकई ये करना होगा? सिया की आवाज डरा देने वाली ठंडी थी। जो कोई भी शियाई चियांग की बदनामी करेगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिछली लाइफ जीने के बाद मुझे पता था कि सिया किंग सच कह रही थी। मैं अब उसका सामना आमने सामने नहीं कर सकता था। मैं अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। जल्द ही शादी की सेरेमनी शुरू हुई। हालांकि कुछ दूरी थी, लेकिन मुझे सिया और शियाई की हर हरकत देखने के लिए बस अगली टेबल की तरफ देखना था। वो टी सेट को साफ करती और शियाई के सामने रख देती। वो उसे खाना परोसती, उसके लिए झींगे श्रिम्प छीलती, उसकी तरफ से ड्रिंक्स खुद पीती। सिर्फ शियाई चियांग के साथ होते वक्त ही सिया अपना वो सख्त चेहरा छोड़ती थी और इतनी कोमल, नाजुक, पेशेंट और थॉटफुल बन जाती थी। जिस दिल को मैं 10 साल में नहीं गरमा सका, वो शियाई चियांग के सामने कोमलता में पिघल गया। जब मैं ख्यालों में खोया था, शादी अपने फाइनल पार्ट पर पहुंची। बुके टॉस। शियाई चियांग ने बस एडमिरेशन के साथ दुल्हन के बुके को देखा और सिया तुरंत उसे भीड़ में खींच ले गई। मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा, ये देखते हुए कि कैसे सिया ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके दर्जनों हाथों के बीच से वो वेडिंग बुके झपट लिया। फूल मिलने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए और पूरी गंभीरता के साथ उन्हें शियाई चियांग को प्रेजेंट किया। वहां कोई रिंग नहीं थी, ये कोई प्रपोजल नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि सिया बस अपने एक्शन से शियाई और वहां मौजूद सभी गेस्ट्स को ये डिक्लेयर कर रही थी कि उसने, सिया किंग ने तय कर लिया है कि इस लाइफ में शियाई चियांग के अलावा वो किसी और से शादी नहीं करेगी। एक पल में पूरे हॉल की नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। उन नजरों का सामना करते हुए जिनमें दया, हमदर्दी और मजाक भरा था, मैंने अपना हाथ उठाया और तालियां बजानी शुरू की। मैं ईमानदारी से उम्मीद कर रहा था कि सिया को वो मिल जाए जो वो चाहती थी। इस तरह मैं बहुत दूर जा पाऊंगा और एक शांत लाइफ जी पाऊंगा। शादी खत्म होने के बाद मैं घर जाने ही वाला था कि नीचे मेरी मुलाकात सिया से हो गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और रास्ता बदलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में आवाज दी। क्या तुमने अभी भी इसके बारे में नहीं सोचा, या तुम इसकी कीमत से डिससैटिस्फाइड हो? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तुम सीधे बोल सकते हो। बार बार मैंने उसे खुद को एक्सप्लेन करने की इच्छा खो दी थी। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरा टोन शांत था, जिसमें कोई इमोशन नहीं था। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी नजर में क्या मैं और मेरी 10 साल से ज्यादा की फीलिंग्स ऐसी चीज हैं जिन्हें इस पैसे से पूरी तरह खारिज डिसमिस किया जा सकता है? अगर मैं तुम्हारे पैसे ले लूं, तो क्या तुम और मैं इस लाइफ में एक क्लियर लाइन खींच लेंगे और हमें फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा? क्या ये सही है? उन शब्दों ने सिया को खामोश कर दिया। उसने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक अजीब सी उलझन, कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखने लगी। वो मुझे बताना चाहती थी कि वो बस इस एबनॉर्मल रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी, मेरे साथ सारे कांटेक्ट काटना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसने शियाई चियांग को वॉशरूम से बाहर आते देखा, तो उसने अपनी जुबान पर आए शब्दों को निगल लिया। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। उसे खुद अपने कानों से ये एडमिट करते सुनकर मेरा पहले से सुन्न दिल फिर भी थोड़ा भारी और दबा हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से अपना मूड एडजस्ट कर लिया। सिया को शियाई चियांग का हाथ थामते हुए देखना, उनकी 10 उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मैंने जल्दी से अपना मूड एडजस्ट कर लिया। सिया किंग की तरफ, सिया का हाथ, उनकी 10 उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया, फिक्र मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। 5 दिनों में तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। 5 दिन? क्या 5 दिन? सिया किंग ने भौहें सिकोड़ी और मुझसे पूछने ही वाली थी कि मैं मुड़कर जा चुका था। शियाई चियांग को ये कहते सुनकर कि उसे भूख लगी है, उसने जल्दी से मेरी बातों को दिमाग से निकाल दिया।
घर लौटने के बाद मैंने अपने नाम की आखिरी एसेट्स का भी हिसाब कर दिया। गेम फिगर्स, विला, स्पोर्ट्स कारें, मैंने सब कैश के लिए बेच दिया। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर पागलों की तरह दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि भीगा हुआ शियाई चियांग मेरे सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा है। भाई फांग, सिया किंग आज बेहोश हो गई और उसे इमरजेंसी रूम ले जाया गया। लेकिन क्योंकि मैं उसकी फैमिली नहीं हूँ, मैं इमरजेंसी नोटिस साइन नहीं कर सका। मैं सिर्फ विदेश में उसकी चाची से कांटेक्ट करने की कोशिश कर पाया और लगभग इलाज का सबसे अच्छा मौका विंडो हाथ से निकल गया। वो अभी भी आईसीयू में है। आपको पता है उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे, उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए और उसे उसकी आजादी दे दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? मैं उसका हस्बैंड बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर कुछ न कर पाने की हालत में नहीं रहना चाहता। सिर्फ लाचारी से उसे मरते हुए नहीं देख सकता। शियाई की गुहार सुनकर मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। सिया किंग उस वक्त भी बहुत बीमार थी। पता चलने पर मैंने तुरंत उसे शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और शहर के सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया। तभी वो किसी बड़ी अनहोनी से बच पाई थी। उसके बाद मैंने अपना कोट तक नहीं उतारा और बिना आराम किए दिन रात उसकी देखभाल की। कई दिनों और रातों तक मैं इतना थक गया था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन सिया के जागने के बाद, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में शियाई चियांग को कुछ बार डांट दिया था, वो नाराज हो गई और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। इसलिए इस बार मैं मुसीबत मोल लेने नहीं गया। मैंने बस ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। और शियाई चियांग, जो बिना किसी बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस या कनेक्शन वाला एक साधारण इंसान था, जाहिर है उसके पास इस क्रिटिकल मोमेंट पर दिमाग शांत रखने, कनेक्शन इस्तेमाल करने और इतने सारे असरदार इमरजेंसी उपाय करने का कोई तरीका नहीं था। सिया किंग को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी और यह तो होना ही था। लेकिन आखिरकार वो इस वर्ल्ड की फीमेल लीड थी, इसलिए नतीजा यही होना था कि वो सेफ रहेगी। इसलिए मैंने शियाई चियांग से बहुत शांति से बात की। मिस्टर शिया, क्या आपको आइडल ड्रामास देखना पसंद है? ड्रामों में मेल और फीमेल लीड को पहली नजर में प्यार होने के बाद साथ होने से पहले कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। आपके और सिया किंग के लिए भी ये वैसा ही है। लेकिन आप दोनों चाहे जिन भी एक्सीडेंट से गुजरे, चाहे मुझ जैसा सपोर्टिंग कैरेक्टर रास्ते में आए, ये आप दोनों को साथ होने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको सिया किंग की सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसके नसीब वाले हस्बैंड हैं। आप उसके साथ बूढ़े होंगे और पूरी लाइफ साथ रहेंगे। रही बात मेरी, तो मैं आप दोनों के लिए अब और कोई रुकावट खड़ी नहीं करूंगा। जो तुम्हें चाहिए वो मैंने बहुत पहले सिया को दे दिया है। प्लीज अब आप जाइए। शियाई चियांग, जिसका दिल चिंता से जल रहा था, उसने खाली आंखों से देखा। उसे मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस दरवाजा बंद किया और आराम करने ऊपर चला गया। रात भर बारिश होती रही। अगले दिन जब मैं नीचे गया तो मैंने पाया कि शियाई चियांग गया नहीं था, बल्कि रात भर आंगन में घुटनों के बल बैठा रहा। शियाई का चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसका पूरा शरीर सुन्न था, जैसे अभी गिर पड़ेगा। उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, अभी आई सिया किंग ने मुझे धक्का दे दिया। सिया अभी भी पेशेंट गाउन में थी। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शियाई को कसकर पकड़ रखा था। शियाई का तपता हुआ माथा छूने के बाद उसकी नजरें मेरी तरफ एकदम तीखी और बर्फीली हो गईं। फांग युआन, उसने कभी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी भारी बारिश में तुमने उसे रात भर घुटनों के बल बैठने दिया। तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? सिया की गुस्से भरी डांट सुनकर मेरी मुट्ठियां खिंच गईं। मेरी आवाज में लाचारी थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कल रात घर जाने को कहा था। वो खुद अपनी मर्जी से घंटों चुपचाप बैठा रहा। कितना आसान है ना कहना कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। शियाई अभी बेहोश है। तुम जो चाहो बहाना बना सकते हो। वो एक शब्द भी नहीं कह सकता। लेकिन तुम अपने दिल में जानते हो कि तुमने क्या किया है, और मैं भी जानती हूँ। इसलिए तुम्हें ये बनावटी वजहें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम बस दुआ करो कि शियाई को कुछ न हो, वरना मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। उस सख्त डांट के बाद सिया शियाई को हॉस्पिटल ले गई। उसने लोगों से जबरदस्ती मुझे भी कार में बिठा लिया। पूरे रास्ते सिया की नजरें बेहोश शियाई चियांग से नहीं हटी। उसकी आंखों में दिल टूटने वाला दर्द साफ झलक रहा था। वो बार बार ड्राइवर को टोक रही थी। ड्राइवर पसीने पसीने हो गया था। उसके नर्व्स जवाब दे रहे थे। एक मोड़ काटते समय ड्राइवर ने गैस पर जोर से पैर मार दिया। उसने पीछे से अचानक आई स्पोर्ट्स कार को नोटिस नहीं किया। अगले ही पल दोनों कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। मैं पैसेंजर सीट पर था, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझ पर हुआ। मेरा सिर कार के दरवाजे से टकराया और मुझे लगा जैसे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह से हिल गए हैं। दर्द असहनीय था। मुझे इतना दर्द हो रहा था
कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। दर्द और अफरातफरी के बीच मेरा होश धीरे धीरे खोने लगा। मेरी भारी पलकें झुक गईं। खून की लाली ने मेरी नजर धुंधली कर दी। बेहोश होने से पहले कार की टूटी हुई खिड़की से मैंने देखा कि सिया एक खून से लथपथ शियाई चियांग को लेकर दूर जा रही है। धुंधलेपन में एम्बुलेंस के सायरन और डॉक्टर की अर्जेंट आवाज सुनाई दी। इस घायल व्यक्ति की आर्टरी डैमेज हो गई है और तुरंत सर्जरी की जरूरत है, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। मिस, क्या आप श्योर हैं कि आप पहले तेज बुखार वाले पेशेंट का इलाज करवाना चाहती हैं? उसे कोई जानलेवा चोट नहीं है, इलाज में थोड़ी देरी खतरनाक नहीं होगी। दरवाजे के बाहर से आती सिया की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, जो बेहोश होने से पहले मेरे द्वारा सुनी गई आखिरी आवाज बन गई। मुझे बस शियाई का सेफ रहना चाहिए, चाहे उसे जैसी भी चोट लगी हो। तुम्हें पहले शियाई को बचाना होगा। दूसरों की जिंदगी या मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक लंबे डरावने सपने से निकलने के बाद जब मैं जागा तो मैंने अपने पेरेंट्स के आंसुओं से भरे चेहरे देखे। फांग युआन डॉक्टर ने कहा कि तुम लगभग बच ही नहीं पाते। मैं और तुम्हारे डैड इतने डर गए थे कि हमें हार्ट अटैक आने ही वाला था। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मौत के मुंह से वापस आने की खुशी ने तुरंत मेरे दिल को भर दिया। मैं भी रोने लगा। हम तीनों ने गले लगकर काफी देर तक सिसकियां ली, तब जाकर मेरे पेरेंट्स शांत हुए। उन्होंने धीरे से मेरे आंसू पोंछे। इस बार तुम्हें इतनी सीरियस चोट लगी है, क्या हम विदेश जाना 1 महीने के लिए टाल सकते हैं? पुनर्जन्म के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके मैं अभी भी डरा हुआ था। मैंने मजबूती से अपना सिर हिलाया। मेरा एटीट्यूड किसी भी देरी के खिलाफ सख्त था। मॉम डैड, यूरोप में भी मेडिकल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। चलिए वहीं चलकर आराम करेंगे। हम ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहेंगे और कल दोपहर निकल जाएंगे। आखिरी दिन मैंने अपने पेरेंट्स से सामान और विन विन की राख लेने के लिए विला जाने को कहा। राउंड पर आई 2 नर्सेज आपस में बड़े मजे से गॉसिप कर रही थीं। मैंने सुना कि सिया कॉर्पोरेशन की सीईओ ने हमारे हॉस्पिटल के सारे रूम्स बुक कर लिए हैं और हॉस्पिटल के सभी प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स को सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए बुलाया है, जिसे सिर्फ हल्का बुखार था। ये तो बहुत ज्यादा लाड प्यार स्पॉइलिंग है, बिल्कुल किसी आइडल ड्रामा की तरह। वो आदमी कौन है जिसकी परवाह सिया किंग जैसा इंसान कर रहा है, जो पूरे कैपिटल में अपनी बात मनवाती है? क्या तुम्हें पता है? दूसरी नर्स ने अपना सिर हिलाया। उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मेरी तरफ देखा। तुम और वो लड़का एक ही समय पर लाए गए थे। क्या तुम उसे जानते हो? वो किस फैमिली का यंग मास्टर है? मेरी पलकें थोड़ी कांपी। मैंने अपनी आंखें झुका ली। मेरी आवाज धीमी थी। मैं उसे नहीं जानता। शायद जैसा आपने कहा, वो किसी आइडल ड्रामा का मेल लीड है। मुझ जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर एनपीसी ऑफ एनपीसी को कैसे पता होगा? नर्सों ने इस बारे में सोचा और एग्री किया। फिर मेरे हाथों से तकिया लिया और बातें करते हुए चली गईं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने अपना फोन उठाया और चुपचाप सिया किंग की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी। ये सब खत्म करने के बाद मेरे पेरेंट्स का फोन आया कि वे लगभग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। नर्स ने मुझे व्हीलचेयर पर बैठने में मदद की और मुझे हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकाला। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने सिया किंग की स्पेशल असिस्टेंट को देखा। असिस्टेंट ने ग्रीट करते हुए सिर हिलाया। हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। उसका टोन फॉर्मल और पोलाइट था। मिस्टर फॉन्ग, पिछली बार आपके साइन करने के बाद मुझे अचानक आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी सिया को दे देती हूँ। मैं बोलने ही वाला था कि पीछे से सिया किंग की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ मुड़ा और उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मेरी नजरें मिली। कितनी बार हो चुका है? वो अभी भी साइन करना चाहता है। असिस्टेंट हिटक गई और बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे टोक दिया। मैंने असिस्टेंट के हाथ से फाइल ली और खुद पर्सनली सिया को थमा दी। मेरा एक्सप्रेशनलेस चेहरा और असिस्टेंट का हिचकिचाता हुआ बर्ताव देखकर सिया की आंखों में शक की एक लहर दौड़ी। वो बस इस कॉन्ट्रैक्ट को खोलने ही वाली थी कि तभी फोन बज उठा। किंग, तुम कहाँ चली गई? नर्स ने कहा कि मुझे चेकअप के लिए जाना चाहिए। जल्दी वापस आओ। फाइल का आधा खुला कवर चुपचाप बंद हो गया। सिया ने डॉक्यूमेंट फोल्डर वापस स्पेशल असिस्टेंट के हाथों में थमा दिया। अब इसे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उसके पास यकीनन पैसे नहीं हैं। अगली बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना, कीमत 30 गुना बढ़ा देना। निर्देश देने के बाद उसने अपनी नजर वापस मुझ पर डाली। उसका टोन भारी और सख्त था। ये चौथी बार है जब मैंने कीमत बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बोलने के बाद वो मुड़ी और सीधे वीआईपी हॉस्पिटल रूम की तरफ चली गई। स्पेशल असिस्टेंट ने मुझे हैरानी से देखा। मिस्टर फांग, मैंने सिया की आवाज सुनी तो मुझे पता था कि सिया अपने प्यार के पास पहुंचने के लिए जल्दबाजी में थी। मैंने सिया किंग को जाते हुए देखा और मेरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। शियाई चियांग के अलावा इस दुनिया में उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता। रही बात मेरी तरफ से उसे फ्री करने की, तो अगली बार जब वो ये सुनना चाहे तो तुम उसे बता देना। डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। मेरे पेरेंट्स मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आए।
मुझ पर एक कोट ओढ़ाया और फिर मुझे व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल से बाहर ले गए एयरपोर्ट की तरफ। बाहर सूरज चमक रहा था। मैंने उस गर्म धूप को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। इतने समय से मेरे शरीर में जमा हुई ठंड आखिरकार खत्म हो गई। प्लेन पर चढ़ने से पहले मैंने 3 प्लेन टिकट निकाले और अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर मुस्कुराया। मॉम, डैड, चलिए पास्ट को भूलकर एक नई लाइफ शुरू करते हैं। इस बार मैं अब और सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। मैं अपनी लाइफ का इकलौता और अनमोल मेन कैरेक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिया किंग अपने सामने रोते हुए शियाई चियांग को प्यार से चुप करा रही थी। बस क्या डॉक्टर ने नहीं कहा? अगर तुम धीरे धीरे रिकवर करोगे तो तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे। आंखों में आंसू लिए सिया को गले लगाते हुए उसने उसकी तरफ देखा। किंग, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी ना, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। दरवाजे पर एक दस्तक ने उनके उस स्वीट मोमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। सिया की नजर दरवाजे पर खड़ी स्पेशल असिस्टेंट पर पड़ी। उसने असिस्टेंट के हाथ से फोल्डर लिया और लापरवाही से उसे खोला। उसने अभी तक साइन नहीं किया है। तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? सिया ने आखिरी पेज पलटा और नीचे जाने पहचाने सिग्नेचर देखकर सुन्न रह गई। किंग, क्या हुआ? उसके बगल में बैठे शियाई चियांग ने करीब आकर देखा और उसे भी मेरे सिग्नेचर दिख गए। सिया ने सिग्नेचर के बगल में लिखी डेट देखी। उसके हाथ ने डॉक्यूमेंट फोल्डर को कसकर भींच लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने साइन कर दिए। सिया का हाथ थोड़ा कांपा। उसने उलझन में असिस्टेंट की तरफ देखा। मैम, मिस्टर फांग ने आधे महीने पहले ही साइन कर दिए थे और बैंक कार्ड भी ले लिया था। ये सुनकर शियाई चियांग खुश हो गया और उसने सिया को कसकर गले लगा लिया। ये तो बहुत अच्छा है किंग, हम आखिरकार साथ रह सकते हैं। लेकिन सिया उतनी खुश नहीं थी जितना उसने उम्मीद की थी। वो थोड़ा कांपी और उसके हाथ से फोल्डर धप से हॉस्पिटल के फर्श पर गिर गया। तुम कह रही हो कि उसने सच में साइन कर दिए? सामने खड़ी असिस्टेंट हैरान दिखी। हाँ मैम, आधे महीने पहले मिस्टर फांग ने खुद मेरे सामने साइन किए थे। असिस्टेंट ने सिया के चेहरे पर वो दंग रह जाने वाला एक्सप्रेशन देखा और जल्दी से कहा, फिक्र मत कीजिए मैम, सिग्नेचर लीगल डिपार्टमेंट से नोटराइज्ड हो चुके हैं। यह कानूनी रूप से मान्य है। अगर ऐसा है तो माना जा सकता है कि उनके और आपके बीच अब कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर सिया ने फोल्डर को जबरदस्ती असिस्टेंट की बाहों में फेंक दिया। पता नहीं क्यों उसे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। किंग, शियाई चियांग की आंखों में आंसू थे। उसकी चमकती मुस्कान के साथ आंसू झलक रहे थे। सिया उसकी गोद में बैठ गई। शियाई, हम आखिरकार साथ रह सकते हैं। ये देखकर असिस्टेंट ने जल्दी से वहां से जाने की परमिशन ली। सिया नीचे झुकी और शियाई की आंख के कोने में गिरे आंसू को चूमा, उसकी पलकों को धीरे से छुआ। शियाई ने सिया के पतले होठों को चूमा। उनकी सांसों में गर्म आंसू भाप बनकर उनके चेहरों को छू रहे थे। उस प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में उनके पैशनेट किस की आवाज गूंज रही थी और काफी देर बाद वहां फिर से सन्नाटा छा गया। सिया शियाई का हाथ पकड़कर उसे वापस विला ले आई। शियाई चियांग अपने चेहरे पर चिंता नहीं छिपा सका। किंग, क्या मिस्टर फॉन्ग नाराज होंगे जब तुम मुझे यहाँ वापस लाओगी? सिया ने उसके होठों पर एक किस किया। उसकी हिम्मत कैसे होगी? तुम वो हो जो मेरी बाकी लाइफ में मेरे साथ रहोगे, मेरे असली हस्बैंड। फान युआन भला क्या चीज है? उसे बाहर न निकालना ही पुरानी जान पहचान के नाते मेरी दरिया दिली है। सिया ने पासवर्ड डाला और विला का दरवाजा खोला। उसने धीरे से शियाई का हाथ पकड़ा और उससे प्यार से बात की। शियाई, तुम मास्टर बेडरूम में मूव कर सकते हो। मैं फांग युआन से कह दूंगी कि वो अपना सामान गेस्ट बेडरूम में शिफ्ट कर ले। उसने धीरे से शियाई चियांग की हथेली दबाई और उसे सांत्वना दी। सिया किंग ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। जब उसने घर के अंदर का नजारा देखा तो वो सुन्न रह गई। किंग, क्या हुआ? शियाई ने अपने बगल में खड़ी हैरान सिया की तरफ देखा। सिया ने एक पल के लिए खुद को संभाला, फिर मुस्कुराकर शियाई से कहा, कुछ नहीं, जल्दी अंदर आओ। सिया ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे का वो सॉफ्ट एहसास अब चला गया था। आर नाम का वो गोल्डन रिट्रीवर अब अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास नहीं दौड़ेगा, न ही वो अपनी सिग्नेचर डॉग स्माइल दिखाएगा। यहाँ तक कि जब सिया ने दूसरी मंजिल की तरफ देखा, अगर ये कोई नॉर्मल दिन होता तो मैं हमेशा दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास खड़ा होता और उसे दरवाजा खोलते देख मुस्कुरा रहा होता। सिया किंग ने अपना सिर हिलाया और इन सारे ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। शियाई चियांग, अब से ये तुम्हारा घर है। सिया शियाई को लेकर दूसरी मंजिल पर गई। वो मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलने ही वाली थी ताकि मुझसे कह सके कि जल्दी गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन अनपेक्षित रूप से दरवाजा खोलने के बाद वो वहीं ठगी सी रह गई। पास्ट का वो मास्टर बेडरूम, जिसका बेड मेरे मॉडल से भरा रहता था, जिसके हेडबोर्ड पर सिया की वो फोटोज थीं जो मैंने चुपके से खींची थीं, और वो नाइट स्टैंड जिस पर मैं ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा करता था, वो सब गायब था। सिया के सामने वो बेडरूम बिल्कुल खाली था।
जो कुछ भी मैंने पर्सनली अरेंज किया था उसका नामो निशान मिट चुका था। सिया किंग लपक कर खाली डेस्क के पास गई और उसका दराज ड्रॉर खींचकर खोला। वो दराज जो कभी लव लेटर्स से भरा रहता था अब खाली था। उसने अलमारी खोली तो पाया कि मेरे सारे कपड़े जा चुके थे, यहाँ तक कि वो ड्रेसेस जो मैंने उसके लिए पर्सनली डिजाइन की थी वो भी गायब थी। वहाँ बस सिया के अपने कुछ कपड़े बचे थे। सिया के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने विला की मेड को आवाज दी, मिस्टर फांग का सामान कहाँ है? मेड हैरान दिखी। मैम, आज सुबह मिस्टर फांग के पेरेंट्स आए थे और उनका आखिरी सामान ले गए। उन्होंने कहा कि वे विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। क्या आपको इस बारे में नहीं पता था? सिया ने जबरदस्ती दोनों हाथों से डेस्क का सहारा लिया। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। मुझे लगता है उसे अपनी औकात समझ आ गई है। खुद ही पहले बाहर शिफ्ट हो गया। शियाई चियांग पास आया और डेस्क के सामने खड़ी सिया को गले लगा लिया। उसकी आवाज खुशी से भरी थी। किंग, ये तो बहुत अच्छा है। आखिरकार हमारे बीच अब कोई रुकावट नहीं रही। सिया हकीकत में वापस आई। वो मुड़ी और उसने शियाई को गले लगा लिया। शियाई, हमने आखिरकार इस दिन का इंतजार खत्म किया। सिया ने अपना सिर शियाई के कंधे पर रख दिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। शियाई, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे बस वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिया ने प्यार से बात की और शियाई के माथे को चूमा। हवाई जहाज की सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले मैंने आखिरी बार इस शहर को पीछे मुड़कर देखा। इस जगह में मेरी बहुत सी यादें और सिया किंग से जुड़ी बहुत सी चीजें थीं। अब मुझे कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और केबिन के अंदर चला गया। यूरोप की वो फ्लाइट धीरे धीरे बादलों में उड़ गई। पीछे बस एक सफेद लकीर छोड़कर गायब हो गई। मैंने फ्रांस के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आधा महीना रिक्यूपरेट होने में बिताया। मेरी बॉडी धीरे धीरे ठीक हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। विदेशी नज़ारे कितने जीवंत, विविड थे। खिली हुई धूप, हरे भरे घास के मैदान जहां कपल्स पिकनिक मना रहे थे। दूर एफिल टावर साफ नीले आसमान के नीचे शान से खड़ा था। इस सब ने मेरा ध्यान खींच लिया। जब मेरे सारे हेल्थ इंडिकेटर्स नॉर्मल हो गए तो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। धूप का आनंद लेते हुए मुझे अपने दिल में सिर्फ सुकून महसूस हुआ। पता चला कि मैं भी सब कुछ पीछे छोड़ सकता हूँ। अब सिया किंग की बेरुखी से मेरा दिल नहीं टूटता था और न ही शियाई चियांग के होने से मुझे कोई परेशानी थी। इस पल में मैं एक बिल्कुल नया इंसान था, अपनी लाइफ का खुद मालिक। सेन नदी सेन रिवर के किनारे फांग फैमिली के विला में लौटकर मैंने अपनी पूरी एनर्जी यूरोप ट्रिप प्लान करने में लगा दी। कुछ दिनों बाद काउबॉय हैट और ब्लू एंड व्हाइट हुडी पहने मैं रोम की सड़कों पर दिखा। मैं प्राचीन रोमन कोलोसियम के खंडहरों के सामने खड़ा था, वीनस के मंदिर के अवशेषों को देख रहा था और तारीफ में आहें भर रहा था। उसके बाद मैं रोम के सेंटर में ट्रेवी फाउंटेन गया, विशिंग फाउंटेन के पास बैठा और एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदा हुआ कोकोनट फ्लेवर वाला आइसक्रीम कोन हाथ में लिया। मैंने टूरिस्ट्स और राहगीरों की भीड़ को देखा, चुपचाप रोम में अपने समय का आनंद लेते हुए। अचानक सफेद ड्रेस पहने एक महिला मेरी तरफ चलकर आई और मेरे सामने अपनी नाक से सनग्लासेस हटाए। मैंने ऊपर देखा। सामने खड़ी महिला की आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत थीं। उसकी नीली आंखों एज्योर आइज में जैसे पूरा समंदर समाया था। मुझे लगा कि मैं उसका रास्ता रोक रहा हूँ। मैं खड़ा होने ही वाला था कि उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मिस्टर फांग, आपने मुझे पहचाना नहीं? रोम की गुनगुनी धूप में वो महिला दिल खोलकर हंसी। इससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सच में एक कातिल खूबसूरती। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं खूबसूरती देखकर पिघल रहा हूँ। मैंने एक शानदार मुस्कान दी। आप हैं? उस महिला ने कंधे उचकाए और मुझे देखकर मुस्कुराई। मिस्टर फॉन्ग, मैं पेरिस के उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी अटेंडिंग फिजिशियन थी। मुझे सुन्न होकर घूरते देख उसने अपना हाथ चेहरे के निचले हिस्से पर रखा। क्या अब आप मुझे ऐसे पहचान सकते हैं? सामने खड़ी महिला का चेहरा और उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बड़े सफेद मास्क वाले डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे मैच हो गया। मुझे अचानक एहसास हुआ, आई एम सो सॉरी डॉक्टर लिन, बिना मास्क के मैं आपको पहचान नहीं पाया। लिन काइवेई मुझे देखकर मुस्कुराई। मिस्टर फांग, अगर आप वाकई माफी मांगना चाहते हैं तो क्या मैं आपको मेरे साथ रोम की सड़कों पर टहलने की तकलीफ दे सकती हूँ? बदतमीजी पहले मेरी तरफ से हुई थी, इसलिए मैंने सिर हिलाया और लिन काइवेई के साथ रोम की गलियों में निकल पड़ा। डॉक्टर लिन, क्या आप भी रोम में वेकेशन पर हैं? लिन काइवेई ने सिर हिलाया। मिस्टर फांग के डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल ने मुझे छुट्टियां दी। मैंने सोचा यूरोप घूम लेती हूँ। कितना इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गई। रोम की सड़कों पर धूप में लिन काइवेई की वो चमकती मुस्कान बहुत शानदार लग रही थी। मैं उसकी मुस्कान देखकर इतना मंत्रमुग्ध था कि मेरा सिर चकराने लगा। मैंने जल्दी से कहा, आप बहुत फॉर्मल हो रही हैं डॉक्टर लिन, बस मुझे फांग युआन कहिए। लिन काइवेई ने भी वैसे ही जवाब दिया, तो फांग युआन, तुम मुझे बस लिन काइवेई कह सकते हो। रोम का आसमान नीलम जेड की तरह साफ था।
हम दोनों टहलते हुए ट्रिनिटा डे मोंटी चर्च पहुंचे और पत्थर की सीढ़ियों पर साथ बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगे। लिन काइवेई ने अचानक पूछा, फांग युआन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यूरोप क्यों आए? मेरी खामोशी देखकर लिन काइवेई ने माफी मांगते हुए जल्दी से हाथ हिलाए। फांग युआन, मेरा मतलब तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में तांग झांक करना नहीं था। मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम इतनी सीरियसली घायल थे, फिर भी तुमने चीन से पेरिस आकर इलाज जारी रखने की जिद क्यों की? लिन काइवेई एक पल के लिए रुकी। मुझे एक बार हॉस्पिटल की तरफ से एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए चीन भेजा गया था। चीन के मेडिकल स्टैंडर्ड्स फ्रांस से कम नहीं हैं। वहां तुम्हारी चोटें लाइलाज नहीं थीं। मैंने लिन काइवेई को टोकते हुए कहा, क्योंकि मेरे देश में मेरे साथ कुछ बहुत भयानक चीजें हुई थीं। मैं मौत के कगार पर था और मेरी फैमिली लगभग बर्बाद हो गई थी। लिन काइवेई के चेहरे पर माफी के भाव थे। आई एम सॉरी, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था। मैंने लिन काइवेई की तरफ देखा। उसकी आंखें नीलम जेड की तरह साफ थीं। कोई बात नहीं, बहुत सी चीजें अब पास्ट बन चुकी हैं। जब तक आप उन्हें पीछे छोड़कर एक नई लाइफ को अपनाते हैं, सब ठीक है। मैं सुकून के साथ मुस्कुराया। वो मुस्कान लिन काइवेई की आंखों में झलक रही थी। एक हल्की हवा का झोंका पास से गुजरा। लिन काइवेई अपने दिल में एक हलचल महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए जल्दी से सिर झुका लिया। फांग युआन, लिन काइवेई ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं अपना पिछला इनविटेशन वापस लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ रोम की सड़कों पर टहलने के लिए इनवाइट नहीं करना चाहती। अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं तुम्हें ये पूरी वेकेशन मेरे साथ बिताने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? मेरा दिल धड़क उठा। मैंने लिन काइवेई के हाथ पर अपना हाथ रखा। मिस लिन का इनविटेशन पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लिन काइवेई मुस्कुराई। मैं पास में एक बेहतरीन कॉफी शॉप जानती हूँ। हम दोनों साथ में कॉफी शॉप के अंदर चले गए। पियानो की मधुर आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं दुकान में टंगी पेंटिंग्स की तारीफ करने के लिए रुका। बहुत इम्प्रेस्ड महसूस कर रहा था। ये रोम की सबसे पुरानी कॉफी शॉप है। मशहूर इटालियन मूर्तिकार, लेखक और यहाँ तक कि म्यूजिशियंस यहाँ के रेगुलर्स हैं। लिन काइवेई ने पास खड़े होकर बड़े ध्यान से समझाया। हम दोनों एक के बाद एक बैठ गए। टेल कोट पहने वेटर ने इंग्लिश में हमारा ऑर्डर लिया। मैंने एक कप ब्लैक टी ऑर्डर की। लिन काइवेई ने एक लाटे और एक क्रोइसेंट ऑर्डर किया। मैं चुपचाप दुकान की सजावट देख रहा था। लिन काइवेई ने गेहूं की खुशबू वाला वो क्रोइसेंट मेरी तरफ बढ़ाया। ट्राई करो। लिन काइवेई मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराई। मैंने उस कुरकुरे और परतदार क्रोइसेंट का एक टुकड़ा खाया। उसका रिच और बटर वाला फ्लेवर मेरे टेस्ट बड्स में घुल गया। धीरे धीरे चबाते हुए एक हल्की खट्टे फल सिट्रस की खुशबू मेरे मुंह में भर गई। ये बहुत टेस्टी है। मैंने हाथ का क्रोइसेंट नीचे रखा, अपना सिर झुकाया, लेकिन बड़े बड़े आंसू टेबल पर गिरते रहे। लिन काइवेई एक पल के लिए घबरा गई। वो खड़ी हुई और मेरे पास आई, धीरे से मुझे गले लगा लिया। फांग युआन, क्या हुआ? लिन काइवेई ने धीरे से मुझे सांत्वना दी और मेरी पीठ थपथपाई। मेरा एक कुत्ता था जिसका नाम आर था। मैंने अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू फिर भी बह रहे थे। उसे पीटा गया था और वो सीरियसली घायल था। मुझे बचाने के चक्कर में वो गलती से दूसरी मंजिल से गिर गया। लिन काइवेई ने धीरे से मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया, मेरे आंसुओं से उसकी शर्ट भीगने दी। जब मैं अपने देश में था, हर बार जब मैं घर क्रोइसेंट लाता था, आर अपना सिर मेरी गोद में रख देता था और फटी आंखों से मुझे क्रोइसेंट खाते हुए देखता था। मैं अचानक हंस पड़ा। क्या आपको पता है, उसकी लार कभी कभी मेरी पैंट का एक बड़ा हिस्सा भिगो देती थी। लिन काइवेई ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई, बड़ी कोमलता से मुझे सांत्वना दी। मैं एक कुत्ते को खोने का दर्द समझती हूँ और मेरे पास तुम्हें सब कुछ भुला देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन लिन काइवेई की कोमल आवाज में जैसे कोई जादुई क्वालिटी थी। अगर तुम्हें उसकी याद आए तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मेरे पास भी एक कुत्ता है, शायद वो तुम्हें सुकून दे सके। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। सच में? थैंक यू लिन। लिन धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठी। उसकी नीली आंखें एक शांत समंदर की तरह थीं। ये सच है, वो एक बर्नीज माउंटेन डॉग है जिसका नाम डोडो है। जब मैंने डोडो नाम सुना तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। किसने सोचा होगा कि डॉक्टर लिन, जो इतनी कोल्ड और नोबल देवी जैसी दिखती हैं, वो घर पर हर दिन डोडो डोडो पुकारती होंगी। लिन काइवेई की उंगलियों ने मेरी आंख के कोने से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में लहरें सी चमक रही थीं। क्या तुम्हें पता है कि विशिंग फाउंटेन के पास मैंने तुम्हें अचानक क्यों बुलाया? मैंने बार बार अपना सिर हिलाया। लिन काइवेई मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराई। तुमने एक हुडी और सैंडल पहने हुए थे। तुम्हारी नजर मुझ पर बिल्कुल नहीं थी। तुम बस सड़क पर राहगीरों को देख रहे थे। लिन काइवेई की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने सोचा, ये इंसान किसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के स्टार जैसा हैंडसम है, जिससे नजर हटाना नामुमकिन था।
इसलिए मैं तुम्हारी तरफ बढ़ी और तुम्हें पहचान लिया। ये मेरा स्वार्थ भी था कि मैं तुम्हें अपने साथ रोम टहलाने के लिए इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं और लालची हो गई। मैंने उम्मीद की कि तुम पूरी यूरोप वेकेशन में मेरे साथ रह सको। लिन काइवेई का खूबसूरत चेहरा करीब आता गया और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे गाल पर एक ठंडी सी फीलिंग हुई। लिन काइवेई के होठों ने मेरे दाहिने गाल को धीरे से छुआ। एक छोटा सा स्पर्श और फिर वो दूर हो गई। सॉरी, लिन काइवेई थोड़ा माफी मांगते हुए मुस्कुराई। लेकिन कम से कम अब तुम रो तो नहीं रहे हो। शहर के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में सिया किंग ने शियाई का हाथ पकड़ रखा था और बेबसी से उसकी तरफ देख रही थी। किंग, शियाई चहक उठा और सामने टूरिस्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे मैस्कॉट की तरफ इशारा किया। सिया किंग ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराई और उसे मस्कट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुद को खींचने दिया। किंग, जल्दी देखो। शियाई ने इंस्टेंट फोटो उसके चेहरे के सामने रखी, एक्साइटमेंट में उसे दिखा रहा था। सिया किंग सुन्न रह गई। उसके दिमाग में एक दूसरे इंसान की इमेज धीरे धीरे सामने खड़े शियाई चियांग के साथ ओवरलैप होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक बाद सिया किंग को मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क में डेट पर जाना पड़ा था। मैं एक्साइटमेंट में उसे खींच कर ले गया था। पार्क के मस्कट्स के साथ फोटो खिंचवा रहा था। मैंने खुशी खुशी उसे वो इंस्टेंट फोटो दिखाई थी, लेकिन उसने उसे जमीन पर पटक दिया था। फांग युआन, मुझे नहीं पता तुम इतने बचकाने क्यों हो। सिया किंग ने सिर्फ वो एक ठंडा सेंटेंस कहा था और वहां से चली गई थी। लेकिन बाद में उसने वही फोटो एक फ्रेम में लगी हुई देखी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था और मैं बहुत जोर से मुस्कुरा रहा था। तभी उसे पता चला था कि उसके जाने के बाद मैं जमीन पर बैठा था और मैंने धूल भरी उस फोटो को बड़ी सावधानी से उठाया था, उसे किसी गहने की तरह संजोया था और हमेशा के लिए संभाल कर रखा था। सिया किंग का दिल अचानक दुख उठा। उसके बगल में खड़े शियाई चियांग ने उसके चेहरे के भाव बदलते देखे और जल्दी से उसे गले लगा लिया। किंग, क्या हुआ? सिया तब अपनी यादों से बाहर आई। उसने जल्दी से अपने सामने खड़े आदमी को दिलासा दिया। शियाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी है। यह देखकर कि सिया ठीक है, शियाई ने एक शरारती मुस्कान दी और दूर एक हॉन्टेड हाउस की तरफ इशारा किया जिसका नाम हॉन्टेड मेंशन था। किंग, क्या चैलेंज ट्राई करना चाहती हो? सिया किंग ने सिर हिलाया और नजाकत से कहा, तुम्हें बस मुसीबतें खड़ी करना पसंद है। वो और शियाई उस हॉन्टेड मेंशन में घुस गए और दोनों तुरंत अंधेरे में डूब गए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने पुतले और डरावनी चीजें कूद कर आने लगी। सिया चिल्लाई और शियाई की बाहों में समा गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शियाई ने सिया के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से चिपकाए हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि सिया का हाथ थोड़ा भिंच गया था और उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी।